Assalamualaikum, hi and hello. Welcome to the N Sports Pearls and happy Holi to all of you. May this festival brings lots of happiness and prosperity in your life. So होली को enjoy करें and do remember me in your prayers. So बुरा ना मानो, होली है. So जी होली की इन खुशियों को RCB ने अपनी जीत के साथ अपने फैंस के लिए दोबाला कर दिया, तहबाला कर दिया. डबल ट्रिपल खुशियाँ हो गई क्योंकि RCB की जीत होम ग्राउंड पे और वो भी कोहली की सेंचुरी के साथ एक ज़बरदस्त मैच हमने देखा और एक ऐसा मैच के जिसके अंदर कोहली बड़े कलरफुल दिखाई दिए. कोहली ने उस जीत के अंदर मज़ीद कलर्स पैदा कर दिए. बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने फाइटिंग इनिंग खेली और अगर आप कोहली का कैच ड्रॉप करेंगे तो फिर कोहली आपको नहीं छोड़ेंगे. यानी अगर आपने कोहली का कैच छोड़ा तो फिर कोहली आपको नहीं छोड़ेंगे और आज उन्होंने यही किया. पहले ओवर की दूसरी बॉल पे वो जो जॉनी बेयरस्टो ने उनका कैच नहीं वो पकड़ सके, नॉट द ड्रॉप, वो जो कैच नहीं पकड़ सके, अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज नहीं कर सके, वो यकीनन पंजाब किंग्स को वो हॉन्ट करता रहेगा क्योंकि कोहली ने ही वो सारी सिचुएशन पैदा की कि RCB फिर ये मैच जीत गया. सो जी इस मैच पे हम बात करेंगे और इसके साथ साथ जो बूट्स कैंप है वो शुरू होने जा रहा है. 29 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है. इस हवाले से आपसे बात करेंगे. और जी ICC की जो कमेटी है वो पाकिस्तान आई भी है स्टेडियम्स वगैरह को विज़िट करने के लिए. मुझे समझ नहीं आ रही है क्या दिखाएंगे उन्हें. 1990 के वो जो आपने जो स्कोर बोर्ड है या वो जो शादी की कुर्सियाँ हैं, आई डोंट नो क्या दिखाया जाएगा. बहरहाल वो विजिट पे आए हुए हैं और मज़े की बात ये है कि अगर आप ये देखें कि कोई भी जब आपने ICC का टूर्नामेंट आपने होस्ट करना होता है तो 2-3 साल पहले तैयारियां होना शुरू हो जाती हैं कि जैसे रिसेंट हमने इंडिया में देखा. लेकिन पाकिस्तान को मुझे ऐसा वो लगता है खुद पे ही ट्रस्ट नहीं है PCB को, क्योंकि अभी नेक्स्ट ईयर आपका ICC चैंपियंस ट्रॉफी है लेकिन कोई तैयारियां नहीं है. अभी तक इंडिया के पीछे पड़े में इंडिया आएगा नहीं आएगा, हाइबर्ट तो नहीं हो जाएगा, ट्रस्ट ही नहीं है. बस इंडिया के कंधे पे रख के बंदूक चला दो कि पता नहीं इंडिया ने तो श्योरिटी नहीं दी है, हम तैयारी नहीं कर रहे. तैयारी करें, आप लगाएं पैसा, इतना पैसा है आपके पास, स्टेडियम्स पे लगाएं अपने. वैसे भी इंटरनेशनल क्रिकेट के मैचेस होते हैं, वैसे भी क्वालिटी जो है वो स्टेडियम्स की इम्प्रूव होनी चाहिए. बहरहाल 28 अप्रैल से जो स्टेडियम्स में वो जो ठोका पीटी का काम है यानी कंस्ट्रक्शन का काम या रेनोवेशन का काम, जो भी बेहतरी आनी है उसका काम शुरू हो जाएगा. सो जी हम ऐसा करते हैं, हम भी अपनी वीडियो शुरू करते हैं. और ये जो आज ज़बरदस्त मैच खेला गया पंजाब किंग्स वर्सेस RCB, इस मैच की बात करते हैं जहां पे RCB ने टॉस जीत कर फैसला किया पहले फील्डिंग करने का. और मुझे ऐसा वो लगता है कि फैसला ठीक था. जो पिच थी वो उसमें बाउंस मौजूद था और आज RCB के जो बॉलर्स हैं उन्होंने जो बॉलिंग की है वो पिछले मैच की बनिस्बत बेहतर की है. या आप ये कहें कि CSK की जो बैटिंग है वो पंजाब किंग्स की बैटिंग से डिफरेंट है. सो बैटिंग का भी डिफरेंस अपनी जगह मौजूद था और बॉलिंग भी पहले से अच्छी हुई. खासतौर पर यश दयाल की बात करें सो ही डिड वेरी गुड बॉलिंग. अब वो जो बाएं हाथ की वैरायटी लेके आते हैं, बॉलिंग बड़ी अच्छी की उन्होंने. और इसके साथ साथ अज़ारी जो कि पिछले मैच में विकेट दिखाई दे रहे थे, आज वो बेहतर दिखाई दिए और उन्होंने बॉलिंग भी बेहतर की और विकेट भी ली. खासतौर पर जो 12वां ओवर है मुझे अच्छे तरीके से याद है कि वो बड़ा अच्छा किया उन्होंने और विकेट भी ली उसके अंदर. सो ओवरऑल जो RCB की बॉलिंग थी वो बेहतर थी. और अगर हम यहाँ पे बैटिंग की बात करें पंजाब किंग्स की तो शिखर धवन क्रीज पे मौजूद थे और IPL में हमेशा आप देखें तो उनका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है. वो रन्स बनाते हैं और अपनी टीम को लीड करते हैं. सो आज भी वो उसके अंदर थे कि मुझे आज कैप्टन्स नॉक खेलनी है, टीम को आगे लेके जाना है. लेकिन यहाँ पे मैक्सवेल का जी कमाल है कि मैक्सवेल ने उनको आउट कर दिया. लेकिन ये देखें अगर आप इनकी इनिंग के अंदर के विकेट्स जो थी वो गिर रही थी. कुछ आज जो ऑर्डर है बैटिंग ऑर्डर वो भी चेंज किया इन लोगों ने. मेरे ख्याल से जब शेखर धवन बैटिंग कर रहे थे और जॉनी बेयरस्टो आउट हो गए थे और वो जो सिंह करके वो जो तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आए थे बल्लेबाज थे वो आउट हो गए थे. तो सैम करन जो कि लास्ट मैच के उनके हीरो थे, उन्होंने अपनी मेडन हाफ सेंचुरी बनाई थी, 60+ रन मेरे ख्याल से स्कोर किए थे, उनको नहीं भेजा बल्कि उनकी जगह जो लास्ट मैच उन्होंने फिनिश किया था बड़ा अच्छा लिविंगस्टोन उनको भेजा. क्योंकि मेरे ख्याल से अगर सैम करन को भेज देते थे दो फिर वो लेफ्टी हो जाते. सो इस वजह से ये एक टैक्टिकल डिसीजन किया गया जो कि बिल्कुल ठीक था. लेकिन लिविंगस्टोन आज कुछ पिछले मैच वाला जादू नहीं चला सके. सैम करन ने कुछ कोशिश की लेकिन आप देखें जो इसके अंदर मैच के अंदर बेसिकली बेहतरी लेके आए वो यहाँ पे सुशांत सिंह लेके आए कि जिन्होंने बिल्कुल आखिर में जब वो आए
तो उन्होंने 8 बॉलों पे 21 रन बना दिए 262 के स्ट्राइक रेट के साथ। वरना अगर आप 21 रन निकाल दें तो पंजाब किंग्स तो काफ़ी मुश्किल के अंदर आ गए थे। तो इस वजह से एक कॉम्पिटिटिव टोटल मिला और इस पिच के हिसाब से मेरे ख्याल से वो ठीक था, कोई इतना बुरा नहीं था। हाँ, टीम के जो कैप्टन है उनका ये ज़रूर कहना था कि हम 10-15 रन शॉर्ट हैं, लेकिन जब मैच शुरू हुआ और वो जिस तरह से आखिर तक गया है, क्या कमाल हुआ है भाई। कोहली और जो फैफ डुप्लेसिस वो बैटिंग करने के लिए आए और कोहली को जिस तरह से एंटर हो रहे थे ना, मुझे वो लग रहा था कि यार आज तो कोहली ने ना कुछ कमाल करना है। आरसीबी का ग्राउंड वैसे उनको बड़ा पसंद है। सो जब किस्मत भी आपका साथ दे और कोहली जैसा बैटर मौजूद हो तो फिर तो इसी तरह की इनिंग आनी थी वो जिस तरह की आई। पहले ओवर में मैंने जैसे कहा कि कैच वो नहीं पकड़ा गया, 16 रन बनाए, उसके बाद लगातार 3 चौके लगाए, लेकिन थोड़े से रेकलेस दिखाई दिए बल्लेबाज। और वो इस वजह से कि आपको स्ट्राइक रेट को मेंटेन करना था। अगर वहाँ पे आप रिस्क ना लेते तो फिर जो आपका डाउन साइड पे ऑर्डर आता है उनको वो प्रेशराइज हो जाते, और फिर प्रेशर में जब आप आते हैं तो उस तरह से टारगेट चेज नहीं हो पाता है। कि जैसे पाकिस्तान में हम देखते हैं कि वो रिजवान और बाबर टुक 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 करते रहते हैं पावर प्ले में, बिल्कुल रिस्क वो नहीं लेते हैं, और फिर उसके बाद सारा जो प्रेशर अपनी हाफ सेंचुरी या जितने भी रन उन्होंने बनाने हैं बना के वो चले जाते हैं। प्रेशर सारा मिडिल ऑर्डर पे आ जाता है या जो बाद में आते हैं, और यही वजह है कि पाकिस्तान फिर वो जो T20 के मैचेस है वो बड़ी टीमों के खिलाफ हार जाता है। बाकी आयरलैंड हो गई या जिम्बाब्वे हो गई, इस तरह की टीमों से जीतने को बात क्या कहेंगे, लेकिन बड़ी टीमों के खिलाफ आप मैच हार जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक रेकलेस स्टार्ट दिया जो रिक्वायरमेंट थी उस वक्त। वैसे भी वो क्या किसी ने कहा है ना कि फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, तो फिर आज जो कोहली ने ब्रेवरी दिखाई, किस्मत ने भी उनका खूब साथ दिया यहाँ पे। सो अगर हम उनके, मैं यहाँ पे देख रही थी जो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई हैं यहाँ पे दूसरे ओवर में इन दोनों ने एक ऐसा रन लिया कि जहाँ पे अगर डायरेक्ट हिट लग जाती तो फैफ आउट हो सकते थे, और फिर उसके बाद वो जल्दी आउट हो भी गए। लेकिन कोहली मौजूद रहे। छठे ओवर में एक और चांस क्रिएट हुआ कि वो कैच होने का, लेकिन वो राहुल से मिस हो गया। ये मुश्किल था उस चांस से जो कि जोनी बेरिस्टो ने मिस किया। रन आउट भी हो सकते थे, अगेन भाई किस्मत ने साथ दिया। और फिर हमने देखा जनाब कि कोहली ने अपनी सभी 50 स्कोर की, यानी 150 स्कोर की, कि जिसके अंदर 75% जो रन उन्होंने बनाए बाउंड्री से बनाए। इससे पहले मैं देख रही थी कि जब कोहली 33 रन पे थे तो उसके अंदर जितने भी उनके यानी कि जो 32 रन थे वो बाउंड्रीज के जरिए आए थे। सिर्फ 1 रन उन्होंने भाग के बनाया था। और क्या कमाल की फिटनेस है बंदे की, किस तरह से वो भाग रहे थे और वो जिस तरह से सिंगल्स को डबल में कन्वर्ट कर रहे थे। जो कमेंटेटर हैं वो उनकी तारीफ करने पे मजबूर थे कि फिटनेस है भाई, और ये आपकी फिटनेस है, और ये आपकी गेम अवेयरनेस है, ये आपकी प्रेशर हैंडलिंग है जो कि आपकी टीम को उस स्टेज पे लेके आई कि आप ये मैच जीत सके। सो छठे ओवर की हम बात करें या फिर उसके बाद मेरे ख्याल से 12वें ओवर में भी एक ऐसा हुआ था कि वो जो कोहली है उनका एक सिचुएशन क्रिएट हुई थी, वो कैच होने लगे थे लेकिन फिर वो नहीं हुए। लेकिन जी बहरहाल फिर कोशिशें कामयाब हुई। वो जो सैम करन ने किया था उनकी कोशिश तो कामयाब नहीं हुई, लेकिन हर्षल पटेल जो कि काफ़ी महंगे साबित हो रहे हैं, ख़ास तौर पे अगर हम उनके बाद के ओवर्स की बात करें, विकेट्स तो वो निकालते हैं लेकिन वो रन्स भी काफ़ी दे रहे हैं। सो यहाँ पे भी उन्होंने इससे पहले चौका भी दिया, मेरे ख्याल से छक्का भी दिया इसी तरह, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने भी वो थोड़ा सा क्या कहते हैं ना, दूर गेंद डाली, वाइड डाली, और फिर वो कैच आउट हो गए कोहली। उनका जो प्लान था वो कारगर हो गया। और जब कोहली आउट हुए तो उस वक्त ऐसे लगा कि शायद अब मुश्किल हो सकती है। इससे पहले जब हम स्कोर कार्ड पे देख रहे थे कि गैप तो था, लेकिन गैप इस तरह का था कि कोहली जितने अच्छे फिनिशर माने जाते हैं वो अगर क्रीज पे रहते तो ये होप होती है कि नहीं ये तो टीम कर लेगी। जब कोहली क्रीज पे मौजूद थे तो 30 गेंदों पे आपको 59 रन चाहिए थे। मुझे ऐसे वो लग रहा था कि तो हो जाएगा, लेकिन फिर कोहली आउट हो गए और फिर विकेट्स गिरी। यहाँ पे जो बरार है उन्होंने क्या ज़बरदस्त बॉलिंग की है। अगर हम पंजाब किंग्स की बात करें तो वो भी अटैकिंग वे में आए हैं एक लिहाज से। इसकी एक मिसाल ये है जो कगिसो रबादा है, उनको विकेट नहीं मिली बट ही डिड गुड बॉलिंग, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। और 14 ओवर्स में के अंदर मेरे ख्याल से या 14वें ओवर में ही उनके जो 4 ओवर्स थे वो पूरे हो गए थे, यानी अटैकिंग मोड में आ रहे थे। और फिर बरार ने जो बॉलिंग की है, आई थिंक 13 रन दिए हैं उन्होंने, 2 खिलाड़ी आउट किए, 3 पॉइंट समथिंग की इकोनॉमी के साथ आउट क्लास। हालांकि अगर हम ये मैच देखें तो कोई ऐसा ओवर आपको बरार के अलावा दिखेगा जब बाउंड्री ना कंसीव हुई हो।
लेकिन बरार के ओवर में कोई बाउंड्री नहीं कंसीव होती थी, और जिस तरह से उन्होंने खिलाड़ियों को आउट किया है उस बंदे की तारीफ बनती है। काम उन्होंने अपना कर दिया था, लेकिन बाद में वो जो अर्शदीप सिंह है या हर्षद पटेल है वो उस तरह से उसको नहीं चला सके। और बॉलर्स के साथ साथ यहाँ पे जो बैटर्स हैं उनकी भी तारीफ करेंगे हम। यहाँ पे माहीपल लूमर मेरे ख्याल से उनका नाम है, उन्होंने बड़ा अच्छा साथ दिया दिनेश कार्तिक का। जो लास्ट मैच के अनुज रावत जिन्होंने दिनेश कार्तिक के साथ बड़ा अच्छा खेला था वो तो आज नहीं चले, लेकिन दिनेश कार्तिक एक अलग ही फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। समझ नहीं आ रही क्या करना चाह रहे हैं, इंडियन टीम में वापस आना चाह रहे हैं, क्या करेंगे वो। स्टार्ट बड़ा अच्छा किया था उन्होंने लास्ट मैच में, और आज भी 10 गेंदों पे 28 रन बनाए 280 के स्ट्राइक रेट के साथ। लेकिन यहाँ पे जो दूसरे बल्लेबाज आए थे माहीपल लूमर, उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने स्ट्राइक बढ़ाई, उन्होंने शॉट्स लगाए, फिर उसके बाद दिनेश कार्तिक ने भी शॉट्स लगाना शुरू किए, और एक मैच के अंदर एक वो क्या कहते हैं ना, बड़ी एक मज़े की एक्साइटमेंट पैदा की, नेल बाइटिंग मैच बना दिया। 12 गेंदों के ऊपर 23 रन चाहिए थे, और वो जिस तरह से फिर 19वें ओवर में हर्षद पटेल की गेंद पर छक्का लगा, और वो कोहली खड़े होकर देख रहे थे कि ये छक्का है ना, और फिर लास्ट ओवर में वो जो छक्का लगा उससे आराम से फिर वो एक विनिंग शॉट के साथ उन्होंने मैच को जो है वो वाइंड अप किया, समेटा। तो यहाँ पे क्रेडिट जाता है यकीनन कोहली को, और इसके साथ साथ जिन्होंने एक सेंसिबल अप्रोच के साथ मैच फिनिश किया। वरना अगर आप शॉट्स लगाते, कैच आउट होकर चले जाते, कल मैं वो जिस तरह से मुंबई इंडियंस को देख रही थी कि वो प्रेशर में आके ना पाकिस्तान बन गई थी मुंबई इंडियंस की टीम, या लाहौर कलंदर्स बन गई थी। शॉट्स लगा के आउट होके जा रहे थे, कच्चे शॉट, पक्के भी नहीं आप लगा रहे कि वो बाहर गिरे। लेकिन यहाँ पे आरसीबी ने ऐसा नहीं किया, बड़े सेंसिबल वे में अच्छे शॉट्स लगाए, जो शॉट्स लगाए वो बाउंड्री से बाहर गए हैं, वरना फिर वो रनिंग बिटवीन द विकेट्स की उन्होंने। तो जी आज की जीत का जो सहरा है वो तो ऑफ कोर्स कोहली के सर जाता है। और इतने मज़े का मैच था कि मुझे ऐसे वो लग रहा था कि बल्कि जो भी मैच उठ के जा रहा था मैं कहती डोंट मूव, कोहली इज प्लेइंग। क्योंकि जब कोहली इस फॉर्म में खेल रहा हो तो आप मैच छोड़ के जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। हर ओवर के अंदर कुछ ना कुछ नई एक्साइटमेंट पैदा हो रही थी, और वो जो चांसेस क्रिएट हो रहे थे और कैचेस मिस आउट हो रहे थे या रन आउट मिस आउट हो रहे थे, बड़े मज़े का मैच था। और अगर आप आरसीबी के फ़ैन हैं तो फिर तो आपने डबल ट्रिपल इंजॉय किया होगा। मुझे ऐसे लगता है कि आरसीबी एक ऐसी फ्रेंचाइज है कि वैसे तो हर कोई अपनी फ्रेंचाइज को सपोर्ट करता है, कि जैसे इंडिया में वो ना सबसे ज़्यादा फेवरेट लोगों की फ्रेंचाइज है। एक तो उसके अंदर कोहली खेलते हैं, अब जब कोहली खेल रहे हैं, चाहे वैसे आप गुजरात टाइटंस के फ़ैन हैं या मुंबई इंडियंस के फ़ैन हैं, लेकिन जब कोहली खेल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली दिल करता है यार इस टीम को बंदा सपोर्ट करे, अगर आपकी टीम उसके ऑपोजिट नहीं खेल रही तो जी आरसीबी ने आज का मैच जीत लिया, और बड़े मज़े का मैच, जैसे कि लास्ट गेम में भी कहा था, एक ट्रेंड चला हुआ है कि जो टीम अपनी होम ग्राउंड पर खेल रही है वो जीत रही है। कंसेक्टिव एक और मैच जनाब आरसीबी ने ये जीत के प्रूव कर दिया कि होम ग्राउंड पे खेलें और जीत जाएं, यानी टीम्स के लिए होम ग्राउंड लकी साबित हो रही है। और जो आज मैच खेला जाएगा वो बड़ा ज़बरदस्त है भाई, गुजरात टाइटंस वर्सेस सीएसके। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मैं किस टीम को सपोर्ट करूं, क्योंकि गुजरात टाइटंस भी बड़ा अच्छा मैच खेल रही है, और जो उनके कोच हैं यानी कैप्टन एज ए टीम बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। और सीएसके के अंडर वैसे तो अभी कैप्टन चेंज हो गए हैं, लेकिन वो जिस तरह से नए कैप्टन को लेके चल रहे हैं, उनके विंग के अंदर हैं, और वो जिस तरह से उनको जो ऋतुराज हैं वो रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं, बड़े कोलैबोरेटिव वे में कैप्टनसी हो रही है, टीम को लेके चल रहे हैं, तो वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। तो जी मैं तो आज जब मैच शुरू होगा तब ये डिसाइड करूँगी आप किस टीम को आज सपोर्ट करने वाले हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं जनाब पाकिस्तान के अंदर ये जो 29 नेम्स अनाउंस हुए हैं बूट कैंप के लिए, इसमें कौन से ऐसे नाम हैं जो कि हैं नहीं होने चाहिए थे, और कौन से ऐसे नाम हैं जो कि नहीं हैं लेकिन होने चाहिए थे। सो जनाब ये जो बूट कैंप है ये लगने जा रहा है रमज़ान में। सो ट्रेनिंग वैसे ही पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए मुश्किल काम है, और ऊपर से रमज़ान में अल्लाह ही हाफिज़ है क्या बनेगा इनका, क्योंकि ऐसा सुना है। वैसे इस ट्रेनिंग कैंप का जो आगाज़ है वो आज से होने जो आया 26 मार्च कि ये सहरी के बाद से स्टार्ट होगा, वरना आमतौर पर जब रमज़ान में ट्रेनिंग होती है ना तो जो खिलाड़ी हैं वो रात में करते हैं, फिर वो सहरी तक करते रहते हैं, फिर क्योंकि वो आसानी हो जाती है, पानी भी पी सकते हो आप उस दौरान, रोज़े में तो आप पानी नहीं पी सकते हो। तो यहाँ पे जो ट्रेनिंग है वो शुरू हो रही है भाई अब ये सहरी के बाद, जो सुनने में आया है, तो ये काफ़ी मुश्किल होगा। और वैसे भी आर्मी के अंदर ट्रेनिंग करना, वैसे तो ये कुछ दिनों में ये जितने भी 15-20 दिन का कैंप है इसके अंदर उन्होंने क्या ही निकाल लेना है। मुझे तो ऐसे वो लग रहा है कि फिटनेस तो क्या आएगी, जो इंजरी छुपा के फिर रहे हैं प्लेयर्स कहीं वो ना सामने आ जाए, पता चले कि ये जो फिटनेस के लिए कैंप लगाया गया है 4-5 वैसे ही इस कैंप के बाद अनफिट होकर बाहर हो जाएँ। इसके अंदर आज़म खान का नाम, आज़म खान के लिए मुझे सबसे ज़्यादा हमदर्दी फील हो रही है। वो बेचारा उस वेट के साथ किस तरह से 18 माइल्स भागेगा,
और क्या होगा इसके अंदर, ये तो अब जब वो ट्रेनिंग पे जाएंगे पता चलेगा। खासतौर पे जब वो ट्रेनिंग से वापस आएंगे तो आजम खान में क्या तब्दीली आई होगी ना, आई एम जस्ट वेटिंग टू वॉच। बहरहाल इन खिलाड़ियों के ज़रा नाम हम देख लेते हैं। बाबर आजम का नाम है जनाब इसके अंदर, और जी मोहम्मद रिजवान का नाम है ऑफ कोर्स, ये दो करण अर्जुन तो साथ साथ ही रहते हैं। और साइम अयूब हैं, फ़खर जमान हैं, साहबजादा फरहान हैं, हसीबुल्लाह हैं, सऊद शकील, उस्मान खान ये UAE वाले हैं। अब इनकी भी एक अलग स्टोरी है, इनका नाम शामिल कर दिया गया है। और अब इन्होंने कहा भी है, मैं GTV पे इनका प्रोग्राम सुन रही थी, सो ही सेड कि पाकिस्तान से खेलना बड़े ऑनर की बात है, मुझे हर कोई यही कह रहा है, तो अगर मुझे मौका मिलेगा मैं ज़रूर खेलूँगा। जबकि 14 मंथ्स रह गए इनको ऑफिशियली UAE का प्लेयर बनने में। और पाकिस्तान का सिस्टम आपको पता है, अब मुल्तान सुल्तान में तो रिजवान ने इनको विकेट कीपिंग दे दी थी, लेकिन क्या वो पाकिस्तानी टीम के अंदर रिजवान जैसा बंदा जो कि अपने आप को यूनिवर्सल विकेट कीपर समझता है, वो समझता है कि विकेट कीपर तो मुझे इनहेरिटेंस में मिली है पाकिस्तान की। जब ये दुनिया बनी थी तो साथ ही ऐलान कर दिया गया था कि पाकिस्तान का एक ही विकेट कीपर है सबसे बेहतर, वो है भाई मोहम्मद रिजवान। सारी दुनिया उनका इंतज़ार कर रही थी, मोहम्मद रिजवान आएंगे विकेट कीपिंग करेंगे, तो वो क्या इनको देंगे विकेट कीपिंग। सो आई डोंट नो क्या होगा। अब आपको पता चले कि आप फेल हो जाएं 2-3 मैचेस के अंदर या न्यूजीलैंड की सीरीज़ के अंदर, ना वर्ल्ड कप में शामिल हो। सो मैं नहीं समझती उस्मान खान को इस ये जो बावली हंडिया है ना इसके अंदर आना चाहिए। सो जी बहरहाल उस्मान खान है, मोहम्मद हारिस हैं, सलमान अली आगा हैं, आज़म खान है इफ्तिखार अहमद है, इरफान खान न्याजी, बड़ा ही अच्छा नाम है। इस दफ़ा जो PSL के वो बेस्ट उनको फील्डर का अवार्ड मिला है, और बड़ी अच्छी उन्होंने जो नॉक्स के लिए इनको, और अच्छे बड़े प्लेयर हैं। अगर इनको टाइम दिया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, तो ये पाकिस्तान का बड़ा एक अच्छा फ्यूचर का प्रोस्पेक्ट है। और जनाब इसके साथ साथ शादाब खान है, ऑफ कोर्स इमाद वसीम का वेलकम हो गया है, उसामा मीर हैं, मोहम्मद नवाज एक ऐसा नाम है मुझे समझ नहीं आ रही है, किस्मत की देवी इन पे कैसे मेहरबान हो जाती है। इन्होंने 3-3.5 साल लगा दिए अपने उसके पाकिस्तान की टीम के अंदर, और वो बाबर आजम ने इनको मैच विनर खिलाड़ी, तू मेरा मैच विनर बना के रखा हुआ था। और जब भी मैच जितवाने की बारी आती थी, ये बंदा मैच आपको जिता के नहीं वो दे सका। इसको कंफ्यूज कर दिया इनको लोगों ने कि वो बेचारा बैटर है या बॉलर है, उनकी बॉलिंग भी वो डिस्टर्ब होना शुरू हो गई। सो मोहम्मद नवाज का नाम बिल्कुल भी वो डिज़र्व नहीं करता। कहाँ से डिज़र्व करते हैं कि इतने चांसेस मिलने के बाद आप इनको दोबारा से न्यूजीलैंड की सीरीज़ में या वर्ल्ड कप में खिलाएं, क्योंकि ये वो खिलाड़ी हैं कि जो कि फिर इस लूप में रहेंगे वर्ल्ड कप, ये जो हमने T20 सीरीज़ खेलनी है 3 और फिर वर्ल्ड कप के अंदर। सो आई डोंट नो ये क्या नाम शामिल हुआ है, क्या किस्मत और क्या यारी दोस्तियों का लेवल है मोहम्मद नवाज़ की। और जी मोहम्मद नवाज़ के अलावा मेहरान मुमताज़ हैं, इमरार अहमद हैं, और मज़ीद हम देखें तो शाहीन शाह अफरीदी हैं, नसीम शाह हैं, मोहम्मद अब्बास आफरीदी हैं, हसन अली भी एक ऐसा नाम है कि मेरे ख्याल से जितनी ऑप्शंस आपके पास मौजूद है तो हसन अली की इसमें जगह नहीं बनती है, लेकिन बस वो फिट इन कर देते हैं हम लोग। और मोहम्मद अली हैं, ज़मान खान हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर हैं, आमिर जमाल हैं, हारिस रऊफ़ हैं, और जनाब मोहम्मद आमिर हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही है कि यहाँ पे मीर हमज़ा कहाँ पे चले गए। कराची ये जो कराची किंग्स के दौरान मेरे ख्याल से वो अनफिट हो गए थे। अगर वो अनफिट है तो अलग बात है, लेकिन मीर हमज़ा का नाम यहाँ पे होना चाहिए था। अगर वो फिट हैं तो न्यूजीलैंड में हमने देखा था ही डिड वेल, उन्होंने बड़ी अच्छी, चाहे टेस्ट देखें चाहे T20 देखें, अच्छी बॉलिंग की थी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में और फिर न्यूजीलैंड में। ये एकदम से पता नहीं कहाँ से प्लान्स चेंज हो जाते हैं। कोई PSL में परफॉर्म नहीं कर रहा तो चाहे उसने आपके इंटरनेशनल सीरीज़ में परफॉर्म किया हुआ भी है तो उसको साइड पे लगा दो। तो मीर हमज़ा का नाम होना चाहिए था। खुर्रम शहजाद का नाम क्यों नहीं दिखाई दे रहा मुझे नहीं पता। तैयब ताहिर एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट है, लेकिन मेरे ख्याल से तैयब ताहिर को T20 के लिए वैसे कंसीडर नहीं किया जा रहा है। तो ये एक दो ऐसे नाम है जो मैं समझती होने चाहिए। तो शाहनवाज धानी ने बड़ा इतराज़ किया मेरा नाम नहीं है, तो शाहनवाज धानी भी एक ऐसा टैलेंट है कि जिसको बर्बाद कर दिया गया। आप उसको एक वो क्या कहते हैं ना, जब वो पीक पे था आपने उसको टीम के साथ ट्रैवल करा के ले फिरते रहे, झूले दिलाते रहे प्लेन्स के और टूर करवाते रहे, लेकिन खिलाया आपने उसको नहीं। ना वो डोमेस्टिक खेल सका और ना वो पाकिस्तानी टीम से खेल सका। और जब मौके मिले, चांसेस दिए भी गए तो उस तरह से नहीं दिए गए कि जिस तरह से दिए जाने चाहिए थे। तो ये शाहीन शाह अफरीदी, नॉट द शाहीन शाह अफरीदी, शाहनवाज धानी एक और चीखता हुआ बोलता हुआ सबूत है हमारे सिस्टम के फेलियर का। और अब जब वो परफॉर्म कर रहे हैं वो वैसी परफॉर्मेंस उनकी नहीं है। टेस्ट में तो फिर भी है, लेकिन वाइट बॉल में वो वैसा डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। तो बस जी वो अब फर्स्ट क्लास का जब जो सीज़न आएगा उसके अंदर वो दिल जान लगाएं, अच्छा परफॉर्म करें और वापस आएँ।
सो जनाब, ये थी कुछ पाकिस्तान की क्रिकेट की बात। अब ऐसा करते हैं कि आप लोगों के मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करते हैं जो आपने लास्ट वीडियो की बात किए थे। सो जी, मैसेज की जानिब बढ़ते हैं। तो हमें मैसेज किया है जुल्फ़िकार ने, कहते हैं पाकिस्तानी टीम अब रिटायर्ड क्रिकेटर्स से वर्ल्ड कप खेलेगी और इनसे कहो शाहिद अफरीदी एंड मलिक को भी खिला लें। वैसे मलिक बेचारे तो इस उम्मीद में थे कि उनको शायद T20 के लिए कंसीडर कर लिया जाए, उनको ले लिया जाए, लेकिन इन लोगों ने लिफ्ट ही नहीं करवाई मलिक को। सो मलिक तो आउट हो गए भाई सीन से। और जी, इसके अलावा मजीद कहते हैं मैं भी गुजरात को सपोर्ट कर रहा था। अच्छा, ये कल के मैच की बात करें, बल्कि अब तो परसों का मैच हो गया, कि वो जो गुजरात का मैच वर्सेस मुंबई हुआ था, तो कहते हैं उसमें मैं गुजरात को सपोर्ट कर रहा था। और जो उससे पहले मैच हुआ था उसमें लखनऊ की टीम को सपोर्ट कर रहा था, तो वो तो हार गई पहले वाली टीम आपकी। और जी, सुरेंद्र चीना कहते हैं ऑसम एनालिसिस। बस मैं उम्मीद करती हूँ कि ये प्रोग्राम सुन के आपने कहा हो। और इसके अलावा जो नेपोलियन है वो कहते हैं जी संजू सैमसन हैज़ नो टैटूज, नो हेयर स्टाइल, नो फैशन बट ह्यूज फैन फॉलोइंग। बिल्कुल आपने सही कहा, बड़ा ही कूल, कंपोज्ड और अच्छा लीथल प्लेयर है, लेकिन वो वैसे उसको चांसेस नहीं मिले हैं क्योंकि ऑफ कोर्स इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, लेकिन हम देखते हैं उस कंपटीशन में भी बास प्लेयर्स को बार बार चांसेस दिए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से वो एक ऐसा नाम है कि जिसको बिल्कुल मज़ीद चांसेस मिलने चाहिए थे या आगे फ्यूचर में भी मिलने चाहिए हैं। सो जी, मज़ीद हमारे साथ अमित गयास है। अमित गयास बड़ा एक डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव मैसेज करते हैं। इनके मैसेज के अंदर पूरा एक एनालिसिस होता है, पूरी वीडियो के देखते हैं, हर एक चीज़ को डिस्कस करते हैं। ये तो हम ज़रा प्रिसाइजली इनका मैसेज शामिल कर लेते हैं, बड़ा लंबा मैसेज है। सो जी, इन्होंने जो RR वर्सेस LSG मैच हुआ उसमें संजू सैमसन की तारीफ़ की है, KL राहुल के हवाले से अपनी राय का इजहार किया है, और पुरान की तारीफ़ की है, ध्रुव जुरेल को कहा है कि उसने अच्छा कैच लिया, ओके। संदीप शर्मा और बर्गर की तारीफ़ की है कि उन्होंने अच्छा खेला। और फिर गुजरात टाइटंस वर्सेस मुंबई इंडियंस के मैच के हवाले से बुमराह की तारीफ़ की है, रोहित शर्मा का ये कह रहे हैं कि उन्होंने अच्छा खेला। उमर जई स्टार इन प्रोसेस। और जी, मोहित शर्मा ने जो बॉल करवाई उसकी इन्होंने तारीफ़ की है, वेल डन, ओल्ड इज गोल्ड। बिल्कुल जी, मोहित शर्मा की तारीफ़ बनती है। और मज़ीद कहते हैं जी आशीष नेहरा एक अच्छा क्रिकेटिंग ब्रेन है। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा क्रिकेटिंग ब्रेन है, ना सिर्फ ब्रेन है बल्कि उनको लीड करना आता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, लोगों को लेकर चलना आता है खिलाड़ियों को साथ साथ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट अमित गयास ने मेंशन किया है, मैं आप लोगों की राय जानना चाहूँगी इस पर। इन्होंने लिखा है कि धोनी ने ऋतुराज को CSK की कैप्टनसी देकर फुकरा पांड्या, यानी कि ये कहना चाह रहे हैं हार्दिक पांड्या की फ्यूचर इंडिया की कैप्टन बनने की साजिश पे पानी फेर दिया है। तो आप लोग क्या इससे एग्री करते हैं, क्या ऐसा कुछ है? और जी, मज़ीद कहते हैं हैप्पी होली। सो थैंक यू एंड हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू ऑल्सो। और जी, अरविंद शर्मा कहते हैं कि जो आपने पॉइंट कल मेंशन किया था हार्दिक पांड्या वाला कि उनको ऊपर आना चाहिए था, वो नीचे के नंबर पे आए बैटिंग करने के लिए, तो ये कह रहे हैं इरफान पठान ने भी मेंशन किया है। तो बड़ी बात है भाई, इरफान पठान क्रिकेट का बड़ा नाम है। सो अगर मेरे जैसा अनाड़ी बंदा कहीं से उनके किसी कमेंट के पास से भी गुजर गया है, जो कि क्रिकेटिंग कमेंट के पास से गुजर गया, जो उल्टा सीधा बोलते हैं वो नहीं, क्रिकेटिंग कमेंट के पास से अगर कोई मेरी बात उनसे मैच हो गई है तो इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। और जी, वन साइडेड लवर ने मैसेज किया है, बड़ा ज़बरदस्त मैसेज है इनका। कहते हैं यू कीप मैंशनिंग डोमेस्टिक से प्लेयर उठाओ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन जस्ट ड्रॉप them in international tournament like that, give them some tour of basic level of understanding of international game. क्या आपकी मैनेजमेंट ने ये किया? सो डोंट इंक्लूड देम इन योर टीम सेटअप। अच्छा, ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक आपके जिन खिलाड़ियों का हम नाम वो लेते हैं इनको डोमेस्टिक में खिलाया जाएगा, ए टीम के टूर्स करें। और इन्होंने बाद में कहा भी है कि ये जो गिल हैं या पाटीदार हैं या रिंकू सिंह हैं, ये डोमेस्टिक के सेटअप से आ रहे हैं, टीम्स ए के साथ ट्रैवल किया हुआ इंडिया की इन्होंने, इसके बाद इनको इंटरनेशनल सेटअप में जगह मिलती है और फिर ये परफॉर्म करते हैं। अच्छा, तो ये बड़ा अच्छा आपने टॉपिक यहाँ पर छेड़ा है, कल बड़ी तफसील से मैं आपको इसका जवाब दूंगी। और जनाब अंकुश सिंह कहते हैं इमरान नज़ीर ये तो मजाक ही बन गई है वैसे, इमाद वसीम और आमिर की जो रिटायरमेंट है टीम में वापसी। कहते हैं इमरान नज़ीर शाहिदा अफरीदी शुड ऑल्सो टेक देयर रिटायरमेंट बैक, एब्सोल्यूट सर्कस इन PCB। बिल्कुल जनाब, मुझे तो ऐसे वो लग रहा है कि सब रिटायरमेंट वापस ले लें, बल्कि मेरे कलीगे वो कह रहे थे कि उस वक्त से डरो जब इंतखाब आलम अपनी रिटायरमेंट वापस ले लें, उनको खिलाना पड़े। तो बस जी सर्कस है हमारे यहाँ।
लेकिन कुछ लोग इस चीज़ के फेवर में भी हैं कि ठीक है भाई इमाद वापस आ रहे हैं, आपने अभी तक कोई प्लेयर डेवलप नहीं किया है तो फिर ऑफ कोर्स इनको तो आना पड़ेगा। क्यों डेवलप नहीं किया? आपके डोमेस्टिक में ढेर वो लगा हुआ है, ये जो 3 सीरीज़ उनमें खिला लें, उन्हें कौन से आपको पॉइंट्स मिल जाने हैं। मेहरान मुमताज़ हो गए, ये मुबस्सिर खान का नाम पता नहीं क्यों नहीं शामिल किया जाता, वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, स्पिनर हैं, ऑलराउंडर हैं बल्कि। सो मुबस्सिर खान हैं, मेहरान मुमताज़ हैं, राशिद मिन्हास का नाम इसमें नहीं था मेरे ख्याल से। राशिद मिन्हास का नाम इस कैंप में होना चाहिए था। जितना अच्छा वो बॉलर है, पहले कराची ने उस बेचारे को इग्नोर किया PSL में, और अब मेरे ख्याल से यहाँ पे भी ये जो बूट कैंप है इसमें भी नाम नहीं है। अर्शद इकबाल का नाम नहीं है इसके अंदर। तो जब आप नए खिलाड़ियों को चांसेस नहीं देंगे तो पुराने को ये अब बना देना वजह कि वो चांसेस नहीं दिया तो पुराने ही आएंगे। तो भाई ये जो पुराने हैं अगर ये आ गए, ये क्या आपके पास गारंटी है कि वर्ल्ड कप जिता देंगे? पता चले कि जो इमाद वसीम की पहले लीग के मैचेस में परफॉर्मेंस रही है वो वर्ल्ड कप में रही, जो उनके प्ले ऑफ्स में परफॉर्मेंस है वो ना आई, तो फिर क्या होगा? कोई गारंटी तो नहीं है ना। इसके बजाय आप अपने यंग टैलेंट पर ट्रस्ट करें। हारेंगे ही ना भाई। 1992 के बाद कौन सा वर्ल्ड कप आप जीत गए हैं? या एक सरफराज की कैप्टनसी में ICC की चैंपियंस ट्रॉफी को जीते थे। तो इतने अरसे में कौन से आपने ऐसे झंडे गाड़ लिए हैं? ऑस्ट्रेलिया की आपकी टीम है कि हर साल आपने कुछ ना कुछ ICC का जीतना होता है कि अगर आपने ये वाला ना जीता तो बड़ा ही एक जो है ना डिज़ास्टर हो जाएगा। तो इस तरह की तो कोई बात नहीं है। तो हार जाएं आप यंग टैलेंट से, बजाय इसके लिए जो बड़े बड़े नाम हैं इनको शामिल करके भी आप हार जाएं। चांसेस तो तब भी हैं। तो बहरहाल ये अपनी सोच है, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल जनाब ये थी आज की वीडियो, और अब आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह निगहबान।